ट्रांसफार्मर, क्या कह रहे थे सर? ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है, इसमें कोई डाउट है? अरे ट्रांसफार्मर स्थैतिक है कि गतिशील है? आप मोटर जनरेटर, हाँ कहते हैं ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है जो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज, उच्च स्तर या उच्च स्तर को निम्न स्तर में वोल्टेज को बदलता है। सिर्फ एसी के साथ ट्रांसफार्मर की डीसी के साथ? पक्का। डीसी दे देंगे तो की हो जाएगा? अब वोल्टेज घटेगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा, कोई दिक्कत? यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सही है। यह एसी के शक्ति तथा आवृत्ति को नहीं बदलता है, लेकिन एम्पलीफायर जो है यही काम करता है। एम्पलीफायर पावर और फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है, जो काम ट्रांसफार्मर नहीं करता है। नोट करके लिखना, एम्पलीफायर, किताबें में लिखो एम्पलीफायर, हाँ एम्पलीफायर, ऑनलाइन पर पूरा ध्यान है मेरा, पढ़ो। एम्पलीफायर पावर और फ्रीक्वेंसी यानी शक्ति और आवृत्ति, शक्ति और आवृत्ति को बढ़ाता है, जो काम ट्रांसफार्मर नहीं करता है, जो काम ट्रांसफार्मर नहीं करता है। जो काम कौन नहीं करता? कहते हैं अच्छे एसी की शक्ति और आवृत्ति को नहीं बढ़ाता है ट्रांसफार्मर। ये काम कौन करता है? एम्पलीफायर। कौन करता है? डीसी सप्लाई दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ये बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता है रेटिंग को किसमें व्यक्त करते हैं? ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दोनों युक्ति स्व प्रेरण व अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करने वाला होता है। KVA बराबर होता है KW इंटू कॉस फाई, जहां कॉस फाई क्या है? शक्ति गुणक। ट्रांसफार्मर के प्रकार हैं, इतने टाइप के ट्रांसफार्मर हैं जो हम लोगों ने अभी पढ़े हैं। ट्रांसफार्मर में हमने कहा था कि यहां पर ये सर मेन टैंक है, ये मेन टैंक है, ये ब्रीदर है, सॉरी कंजर्वेटर है, कंजर्वेटर से लगा हुआ ये ब्रीदर है, और यहां पर एक्सप्लोजन वेंट है, ये बुशिंग है। कम वोल्टेज वाला का बुशिंग छोटा कि बड़ा? अब बड़े अधिक वोल्टेज वाले का। मेन टैंक में ही क्रोड रहता है, क्वाइल रहता है, बोलो न रे। आज जब गर्म होगा तो फैल के ऊपर चढ़ेगा, और फिर वायु द्वारा ठंडा होगा फिर नीचे आएगा, बोलवे नहीं करेगा। यही ट्रांसफार्मर है, यही बुशिंग है, ये क्रोड है, इस पर क्वाइल लपेटा हुआ है, यहां कंजर्वेटर है, ये ब्रीदर है। बोल हाँ कि ना? ट्रांसफार्मर में क्रोड का ही काम है सर फ्लक्स को आसान रास्ता प्रदान करना। ऐसे ऐसे जाता है रे। अब कहता है फ्लक्स को आसान रास्ता प्रदान करना, इसी पर न वाइंडिंग लपेटा हुआ होता है। अरे क्रोडे पर न वाइंडिंग लपेटा हुआ होता है। यह परतदार सिलिकॉन इस्पात का बना होता है, जिसका चुंबकशीलता उच्च होता है, जिसके कारण ईडी करंट व हिस्टैरिसीस क्षति कम होगा कि ज्यादा? कहता है इसके लेमिनेशन की मोटाई कितना? 0.25 से 0. कहता है प्राथमिक कुंडली किसका बना होता है? तांबे। यह किससे जुड़ा होता है? स्रोत से। द्वितीय कुंडली यह भी किससे बना होता है? तांबा। यह भी किससे जुड़ा होता है? लोड। कंजर्वेटर, ये जो मेन टैंक होता है इसके ऊपर जो एक टैंक होता है उसी को ना कंजर्वेटर कहते हैं, बोलन रे। कहता है ये एक छोटा तेल टैंक है जो मुख्य तेल टैंक के क्या होता है? ऊपर। इसमें आधे भाग तक क्या भरा सकते हैं और बाकी आधे भाग तक हवा। मुख्य तेल टैंक
इसका काम क्या है कंजर्वेटर का? ये कंजर्वेटर है, ये मेन टैंक है। एक लड़का लिखता है सर क्वेश्चन हल हो जाएगा आपकी दुआ से, मन करे तो हल करा दो और नहीं तो हम कर लेंगे। कर लेगा तो नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। मुख्य कहता है मुख्य टैंक तेल में तेल का स्तर बनाए रखता है। ये कंजर्वेटरे का न काम है, जब इसमें तेल घटे तो एक तेल दे दे, और जब एक में तेल बढ़े तो तेल ले ले। बोलो न रे, तेल का तापमान बढ़ने से उसके आयतन में होने वाले फैलाव को स्थान देगा। इसका तापमान जो बढ़ेगा तो फैलेगा कि सिकुड़ेगा? इसके फैलाव को जगह देगा, जब सिकुड़ जाएगा फिर नीचे आएगा। इसलिए इसे एक्सपेंशन टैंक भी कहा जाता है। जब तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो उस समय कंजर्वेटर मुख्य टैंक को तेल की आपूर्ति कर देगा। मान लो कि यह कंजर्वेटर है, और जब तेल ठंडा होकर सिकुड़ेगा तो ये तेल फिर नीचे नहीं आ जाएगा। अब कहता है वाइंडिंग में पैदा होने वाले ऊष्मा के कारण तेल का तापमान कितना से कितना तक जाता है, और कितना पर आग लग जाएगा? 140। फ्लैश बिंदु कितना था? 140। बकहोल रिले ये किसके किसके बीच होता है? कंजर्वेटर, मेन टैंक, और यही ना होता है बकहोल रिले। बोलो रे, किसके किसके बीच? कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच में। सही है। यह ट्रांसफार्मर के आंतरिक दोष उत्पन्न हो जाने पर अलार्म बजाकर सूचना देता है, और यह ट्रांसफार्मर को स्रोत से अलग करता है। बकहोल रिले का मुख्य उद्देश्य ट्रांसफार्मर को आंतरिक दोष या सुरक्षा प्रदान करना होता है। यह एक स्वचालित सर्किट ब्रेकर की तरह कार्य करता है। यह कंजर्वेटर और मेन टैंक को जोड़ने वाली पाइप के में लगा होता है। इसमें 2 फ्लोट तथा 2 मरकरी स्विच होता है। बकहोल रिले एक धारा प्रचालित युक्ति नहीं है। यह धारा से प्रचालित नहीं होता है, हीट से प्रचालित होता है। बहुत ज्यादा ट्रांसफार्मर गर्म हो जाएगा, अपने आप सर्किट को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। मेन टैंक यही ना है रे, इसी में क्रूड होता है, इसी में तेल होता है, इसी में क्वाइल होता है, सब एकरे में डूबल रहता है। बोले वे नहीं करे। यह ट्रांसफार्मर का मुख्य टैंक है। इसमें ही तेल भरा होता है, जिसमें क्रूड तथा उस पर लपेटी हुई वाइंडिंग डुबाई जाती है। ब्रीदर, ब्रीदर समझता है? अरे दोस्त, ये जो कंजर्वेटर है इसी में ना यहां से ब्रीदर लगा हुआ होता है। ब्रीदर से सांस लेता है। इसमें नमी रहित हवा जाती है कि नमी सहित हवा? हाँ, रहित की सहित? रहित ना। इसमें कैल्शियम क्लोराइड या सिलिका जेल होता है जो नमी को अवशोषित कर लेता है। सही है रे, शुरू से क्लास किया होगा तभी बुझाएगा, या को क्लास छोड़ा होगा एकदम ने बुझाएगा। ये प्रॉपर वे में ध्यान रखना। कहता जब ट्रांसफार्मर तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो कंजर्वेटर के रिक्त हुए स्थान की पूर्ति वायुमंडल की वायु से होती है। जब तेल सिकुड़ेगा और यहां कम होगा तेल तो इसकी इसमें से वायु इसमें घुसेगा। यह क्रिया सांस लेना कहलाती है। कंजर्वेटर में जब ब्रीदर से वायु प्रवेश करता है तो उससे होकर नमी भी प्रवेश कर सकती है, जिसे रोकने के लिए ब्रीदर में क्या डाला जाता है? कैल्शियम क्लोराइड और सिलिका जेल, जो नमी को क्या करता है? शुष्क अवस्था में शुष्क अवस्था में सिलिका जेल का रंग कैसा? और नमी सोखने के बाद बैगनी। और ज्यादा नमी सोखेगा तब गुलाबी। अगर गुलाबी हो गया समझ लो खराब हो गया, या तो बदल दो ना तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिर गर्म कर दो। बोलो न रे। अगर नीला रंग गुलाबी रंग हो जाएगा तो नमी सोखने की क्षमता समाप्त हो गई। दोबारा प्रयोग करने के लिए 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पकाकर फिर से प्रयोग किया जाता। एक्सप्लोजन वेंट कहां होता है? मेन टैंक में ही ना इसे लगा होता है रे। ये एक्सप्लोजन वेंट सेफ्टी वेल्व है।
जब बहुत ज्यादा तेल गर्म हो जाता है और कंजर्वेटर में वाष्प नहीं जा पाता है तो ये यहां से फट जाता है, न तो सर टैंके फट जाएगा। बोलो रे, इसको हम प्रेशर रिलीज वेल्व भी कहते हैं। बोलवे नहीं करेगा, इसको हम क्या कहते हैं? प्रेशर रिलीज वेल्व। यही सब मामला है इसका। उसके बाद ट्रांसफार्मर का तेल, ट्रांसफार्मर में तेल सिंथेटिक ऑयल या मिनरल ऑयल का प्रयोग किया जाता है, दोनों का, सिंथेटिक ऑयल और मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। ट्रांसफार्मर में होने वाली क्षति के कारण उत्पन्न ऊष्मा को कम करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग इंसुलेशन व शीतलन के रूप में करते हैं। इंसुलेटर भी होता है और ठंडा भी करता है। अच्छे ट्रांसफार्मर का तेल का गुण अचालक की सुचालक, उच्च विशिष्ट उष्मा एवं उच्च ज्वलन बिंदु। जल्दी आग लगेगा कि लेट से आग लगेगा? जल्दी आग लगेगा। उच्च श्यानता और कम नमी सोखने का गुण की ज्यादा नमी सोखने का? नमी सोख लेगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यह दो प्रकार का होता है, मिनरल ऑयल, एक सिंथेटिक ऑयल। खनिज तेल पेट्रोलियम शोधन से प्राप्त होता है, जबकि सिंथेटिक ऑयल सिलिकॉन और हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। ट्रांसफार्मर तेल का पराविद्युत सामर्थ्य कितना केवी? कितना केवी रे? अब बुशिंग, बुश का काम क्या है? तार को बॉडी से अलग करना ना। कम वोल्टेज वाला का बुशिंग छोटा, ज्यादा वोल्टेज वाला का बुशिंग बड़ा। बुशिंग पोर्सिलिन का होता है। बुशिंग किसका होता है? पोर्सिलिन। ट्रांसफार्मर अनुपात के आधार पर दो प्रकार का होता है। ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात बराबर क्या होता है? सेकेंडरी में फेरों की संख्या बटा प्राइमरी में फेरों की संख्या। बोले वह नहीं करेगा। एनएस बाय अगर ये इस आधार पर दो प्रकार का, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। स्टेप अप वोल्टेज बढ़ाएगा, करंट घटाएगा। स्टेप डाउन वोल्टेज घटाएगा, करंट बढ़ाएगा। स्टेप अप होगा तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होगा वो 1 से बड़ा न रे। स्टेप डाउन होगा तब 1 से नहीं। बुझा रहा होगा, क्लास किया होगा तो बुझा रहा होगा। ठीक है, इसका सबसे बड़ा खासियत है न चला कि एक बार घुस गया निकले, इतिहास नहीं है। घुसियो रहा है होने से निकलियो रहा है, एकदम ही इतिहास नहीं है। एक बात बताओ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, ये स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है? देखो तो, इधर से इनपुट है, इधर से आउटपुट। अप है कि डाउन है? अप है ना, क्योंकि यहां सेकेंडरी में फेरों की संख्या ज्यादा है। स्टेप अप होगा तो सेकेंडरी में फेरों की संख्या ज्यादा, स्टेप डाउन होगा सेकेंडरी में फेरों की संख्या कम। क्रोड के संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर 3 प्रकार के, क्रोड प्रकार, सेल टाइप, बेरी टाइप। बोलो न रे, क्रोड टाइप ऐसा ना होता है, इसमें कितने एल आकार के स्टैंपिंग्स होते हैं? तो बोलो न रे, इसमें लीकेज ज्यादा होता है, इसलिए ये स्टेप डाउन के लिए प्रयोग करते हैं। बोले मैं नहीं करें। उसके बाद है सेल टाइप, इस पर ये कोर टाइप। सेल टाइप में सर ऐसा होता है, ऐसे ना होता है रे, इसमें या तो 2 आई होता है, आई होता है, या ऐसे काट दोगे तो एगो इधर हो जाएगा, एगो इधर। बुझा रहा है? इसमें आई और ई प्रकार के स्टैंपिंग्स होते हैं, इसमें लीकेज कम होता है। ये बीच वाले का क्षेत्रफल ज्यादा की कम? इसी पर प्राइमरी, इसी पर सेकेंडरी लपेटा हुआ होता है। कहता है आई और ई प्रकार के स्टैंपिंग्स होते हैं। दोहरी आयताकार क्रोड, एक आयताकार क्रोड होता है कि 2 गो? बोले मैं नहीं करेगा। कहता है इस क्रोड की मध्य भुजा पर प्राथमिक कुंडली तथा उसके ऊपर द्वितीय कुंडली स्थापित की जाती है। 2 चुंबकीय पथ होने के कारण फ्लक्स का लीकेज कम की जाते। इस प्रकार का ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। यह ज्यादातर उपयोगी होता है इस ट्रांसफार्मर के कोर की मध्य पहलू, ये वाला का क्षेत्रफल अन्य पहलुओं के मुकाबले, ये अन्य 2 पहलुओं के मुकाबले क्या होता है? दुगुना। बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर भी हम लोग यूज करते हैं। ये इस टाइप का होता है, बेलनाकार आकार का होता है, इसमें लीकेज कम होता है, लेकिन इसकी कॉस्टिंग ज्यादा होती है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करते। फेज के आधार पर, सिंगल फेज, डबल फेज, ट्रिपल फेज। एक सिंगल फेज है, दूसरा ट्रिपल फेज। 250 वोल्ट से कम होगा तो सिंगल फेज है, एक से ज्यादा होगा तो 3 फेज।
बोलो न रे, घर के में सिंगल फेज के 3 फेज, और रोड पर जो लगा 3 फेज ना, टीवी में सिंगल के 3, और सिंगल फेज होगा तो कम वोल्टेज के लिए कि ज्यादा वोल्टेज के लिए? तो कहते हैं भैया इसमें क्रोड तथा सेल दोनों प्रकार का यूज करते हैं, क्योंकि क्रोड हो जाएगा कम वोल्टेज के लिए, सेल हो जाएगा कम और ज्यादा दोनों के लिए। बोलो न रे, स्टेबलाइजर वगैरह में इसका उपयोग करते हैं 250 वोल्ट से कम। 3 फेज, ये 3 फेज वाले 250 वोल्ट से अधिक होते हैं। इसमें सेल प्रकार के क्रोड, क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज है कि लो वोल्टेज है, क्या है? देखो लड़का हरदीप कुमार जी कमेंट्स करते हैं, सर आप ऐसा थ्योरी बताए हैं, ट्रांसफार्मर का कल हम एनसीएल का पेपर देख रहे थे, एकदम हूबहू क्वेश्चन मिल रहा था। यू आर ग्रेट माय डियर सर। अरे देखो लिखा है कि नहीं, मजाक कर रहे, कम से कम 25 बार लिखा है। तुम लोग को तो मेरा बात मजाक लगता है। कहते हैं घर की मुर्गी, रुक बाबू भूख लगने दो, खाली ड्राइवर के वैकेंसी आने दो। मांग मगर रोड पर गैस चूल्हा लेके नहीं बच्चा खड़ा रहा तो मेरा नाम एसके झा नहीं। मजाक लगता है तुम लोग को। ये थोड़ा कम पढ़ाते हैं, थोड़ा कम देर पढ़ाते हैं, गरियाता है। एक बार दूसरे के पास 1 घंटा पढ़ के देखो, हम आधे घंटा पढ़ा के जाएंगे। तू अगर पास पढ़ लेगा मैं एकदम पढ़ाना छोड़ दे। मजाक करता है छोटा चोर सब कहीं। हम इकलौते ऐसे टीचर हैं जो ट्रेड बच्चा को कुछ नहीं आता है वो समझा देंगे। कंडीशन अप्लाई। अरे क्लास छोड़ेगा नहीं ना हो पाएगा मामला के बाद। थोड़ा बहुत भी बेसिक पता होना चाहिए। फेराडे का लॉ तुमको खाली आना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन वाले को एक ही चीज आना चाहिए, फेराडे के नियम। बाकी जे कह देगा हम तेरा पढ़ा देंगे। 3 प्राथमिक और कितने द्वितीयक होते हैं? 3 द्वितीयक। अब आ जाओ, ये हो गया 3 फेज ट्रांसफार्मर का संयोजन, स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार। बोलो रे, कहते हैं स्टार स्टार छोटे और उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लिए सबसे उपयुक्त है। इस संयोजन के कुंडलन में विद्युत रोधनों का केवल कितना %? 57.75% वोल्टेज ही सहन कर पाता है। डेल्टा डेल्टा बड़े और निम्न वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लिए सबसे उपयुक्त है। यह ट्रांसफार्मर असंतुलित लोड को आसानी से सहन कर लेता है। किसी एक कुंडली में दोष होने पर भी ट्रांसफार्मर 57.75% लोड पर खुला डेल्टा संयोजन में परिचालित किया जा सकता है। स्टार डेल्टा संयोजन, इस संयोजन का उपयोग शक्ति ट्रांसफार्मर में किया जाता है। मुख्य रूप से विद्युत उपकेंद्रों में जहां पर वोल्टेज स्टेप डाउन करना पड़ता है वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। डेल्टा स्टार, यह संयोजन वोल्टता को उच्च करने के लिए प्रयोग करते हैं। यह संयोजन निम्न वोल्टेज वितरण के लिए जहां चौथे न्यूट्रल तार की आवश्यकता, ये देखो ये न्यूट्रल की आवश्यकता होती है, वहां बहुत उपयोगी है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग संचरण प्रणाली के प्रारंभ में वोल्टेज को उच्च करने के लिए किया जाता है। फिर ऑटो ट्रांसफार्मर, बताओ ऑटो ट्रांसफार्मर में 1 कॉइल की 2 कॉइल? अन्योन्य प्रेरण पर काम करता है कि स्व प्रेरण? इसमें कॉपर का कम यूज होगा कि ज्यादा? छोटा एक कॉइल है तो कम नहीं यूज होगा। एक ही कॉइल है तो कम यूज होगा कि ज्यादा यूज होगा? पक्का बोले मैं नहीं करेंगे। कम यूज की ज्यादा? पक्का ना? कहते हैं इसमें सर, और ये स्व प्रेरण पर काम करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही कॉइल होता है, वही प्राइमरी वही सेकेंडरी। अगर पूरा कॉइल प्राइमरी के जैसा, कुछ भाग सेकेंडरी के जैसा, तो स्टेप डाउन की स्टेप अप? पूरा भाग सेकेंडरी के जैसा, कुछ भाग प्राइमरी के जैसा, स्टेप अप हो जाएगा। बोलो ना रे, चलो नहीं बुझा रहा है, नहीं बुझा रहा है रे छोटा चोर सब। ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही कॉइल यूज होता है, इसका मतलब सर ताम्र क्षति कम होगा कि ज्यादा? क्योंकि ये स्व प्रेरण पर काम करता है। यही अन्योन्य प्रेरण होता है, दो ना कॉइल रहता रे। स्टेबलाइजर, रेगुलेटर, बूस्टर, एसी फीडर, इंडक्टर, स्टार्टर, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इत्यादि में।
ऑटो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग का एक भाग द्वितीयक वाइंडिंग के समान होता है। देखो इसका जो प्राथमिक है इसका ही ना एक भाग द्वितीयक के जैसा होता है। ये पूरा प्राथमिक है, इसी का ना एक भाग द्वितीयक होता है रे। बोले मैं नहीं करेगा, यह है ऑटो। गैल्वेनिक आइसोलेशन किसमें यूज किया जाता है? ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर ताम्र की बचत के लिए प्रयोग किया था, सही है। क्यों? एक क्यों कॉइल होता है, बोलो रे। कहता ऑटो ट्रांसफार्मर नियमन ट्रांसफार्मर रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर के रूप में भी जाना बहुत उपयोगी है। अब एक होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, दो प्रकार का, एक करंट ट्रांसफार्मर, एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग हम लोग करते हैं अमीटर में, अब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्ट मीटर में। करंट ट्रांसफार्मर का काम है करंट को नियंत्रित करना, अब वोल्टेज ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को नियंत्रित करना। जब करंट ट्रांसफार्मर लगा देंगे अमीटर में तो वह ज्यादा रीडिंग नाप पाएगा, और जब वोल्टेज पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगा देंगे वोल्ट मीटर में तो वो ज्यादा रीडिंग नाप पाएगा। बोलो रे, करंट ट्रांसफार्मर लगा देंगे अमीटर में, ज्यादा रीडिंग नाप पाएगा और वो करंट को कम करके रखेगा, जलने नहीं देगा। आप पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज करेंगे वोल्ट मीटर में, वह वोल्टेज को अधिक नाप पाएगा और वोल्टेज को कम रखेगा, जलने नहीं देगा। बोलो ना हो राजा, बुझाता। अब देखो समस्या ही है कि जब तक पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन नहीं बनाना। अब तुम जे किताब के नाम ले लेगा, तुम कहेगा फलनमा किताब से था। इस बार चला हम क्या किए हैं, सब किताब के क्वेश्चन डाल दिए। तुम कौन किताब पढ़ता है बोलो? यूथ का किताब पढ़ता है? यूथ का किताब आता है, अरिहंत का किताब आता है, उपकार का किताब आता है। मां कसम अगर एक को क्वेश्चन छोड़ दिए हो हमारी किताब में नहीं हो। अगर तुमको मेरे किताब से क्वेश्चन नहीं आया तो समझ लो किसी किताब से क्वेश्चन नहीं आया। नहीं आया, मान लो नहीं आया, ऐसा हुआ है। ड्राइवर के टाइम में एक सिटिंग में 21 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट में मेरे किताब से क्वेश्चन नहीं था, मात्र 12 वो क्वेश्चन था। अब बोलो क्या है, पूछने वाला पागल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? आप 22 तारीख का फर्स्ट सिटिंग में 75 के 75 किताबें था। एक सिटिंग 9 सिटिंग में एक सिटिंग ऐसा हुआ जिसमें एक को क्वेश्चन नहीं था हमारी किताब से। बोलो क्या है, फिटर में सीएनसी मशीन से 68 को क्वेश्चन पूछ दिया एक के टॉपिक से। सीएनसी मशीन लैब में पढ़ा जाता है, तो जिस बंदे को क्वेश्चन सेट करने के लिए मिला होगा वो सीएनसी ऑपरेटर होगा, और घर से मिला होगा सेट करके लाने के लिए, पेज मोड़ के दे दिया। और 60 को क्वेश्चन सीएनसी मशीन से था, तो हम की करेंगे? ये संभव नहीं है। वही एकमात्र सिनेमा, बाकी जो 8 सिटिंग था चला ओकरा में 75 में 72, 70, 65, 55, 60 उस रेशियो में सवाल थे। लेकिन कंडीशन अप्लाई किया, अगर पूछने वाला पागल हो जाए तो कोई कुछ कर सकता है? अगर कर सकता है तो मां कसम ओकरे से पढ़ो, हमारा क्या उखाड़ रहा है हमारा पास। जे भगवान हो जाएगा वही ना बता पाएगा कि पूछने वाला है। इससे ज्यादा क्वेश्चन किसी भी किताब में अगर होगा हमारा बताना, अगला एडिशन में एक को क्वेश्चन होकर हम नहीं छोड़ेंगे। तू ये कहिए नहीं पाएगा कि मास्टर साहब के किताब से नहीं पूछा, हमरा से नहीं पूछा, मतलब केकरो से नहीं पूछा। कितना सिंपल बात है। अब तू हमरा कुछ कह सकता है? एकदम नहीं कह सकता। अभी हम क्या किए, जितना प्रीवियस ईयर वाला किताब अवेलेबल था सब के क्वेश्चन ला के पूरा पकड़ के ठूस दिए। मां बच्चा कह के तो दिखाए गया, तो हर किताब से नहीं था, फलनमा से था। तो हम कहेंगे ना कौन क्वेश्चन, अभी हम खोजते रहते हैं और सब किताब में एक बार और लगा दिए हैं काम। और अगर कोनो क्वेश्चन बच्चा है तो ओकरो डाल दो, केकरो किताब के क्वेश्चन छोड़ना, बच्चा हम पर इल्जाम कभी नहीं लगा पाए। हम एकदम सेफ जोन में रहे।
कहता है करंट ट्रांसफार्मर, इसका प्रयोग कहां करते हैं? आमीटर के साथ अत्यधिक धारा मापने के लिए कि कम धारा मापने के लिए? इसमें सामान्यतः कितना एम्पियर की धारा? यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जिससे धारा को कम किया जाता है कि ज्यादा? स्टेप अप होगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, करंट घटेगा न रे। कहता सिटी करंट ट्रांसफार्मर आमतौर पर फेरों की संख्या कितना से कितना? करंट ट्रांसफार्मर हो कि वोल्टेज ट्रांसफार्मर हो, इसका जो वोल्ट एम्पियर में ही व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है? फिर कहता है मेरे दोस्त करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट होता है, अर्थात द्वितीयक वाइंडिंग सदैव बंद रखा जाता है। धारा ट्रांसफार्मर की ट्रांसफार्मर अनुपात लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसका प्रयोग कहां करते हैं? वोल्टमीटर के साथ अत्यधिक वोल्टेज मापने के लिए। यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जिससे वोल्टेज को क्या करते हैं? कम। अब वोल्टेज कम करेंगे तो करंट का मान क्या होगा? बढ़ेगा। यही है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। क्षति तो तेरा बताए थे, याद है? ट्रांसफार्मर की क्षति कितने प्रकार की? कौन कौन? ताम्र क्षति और लोह क्षति कितने प्रकार का? कौन कौन? राजुश बोलना। ईडी धारा क्षति और पक्का बताओ। कोर को लेमिनेट कर देंगे तो ईडी धारा क्षति कम ना होगा? लोह क्षति को हम अस्थिर क्षति कहेंगे कि अस्थिर क्षति? बात छोटा। लोह क्षति अस्थिर क्षति ना, अरे क्रोड की क्षति है ये लोड पर निर्भर करता है। ताम्र क्षति और अस्थिर क्षति लोड पर निर्भर करता है। ये दोनों अगर बराबर हो जाएगा, दक्षता न्यूनतम महत्तम ना, ट्रांसफार्मर में घर्षण क्षति होता है रे, विंडेज क्षति होता है, बोलवे नहीं करेगा। ट्रांसफार्मर की क्षति तापमान पर निर्भर, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती, बोलवे नहीं करेगा। अगर 24 घंटा उत्तेजित रखेंगे तो लोह क्षति का मान कम हो जाएगा। ऑफ ऑन करने के कारण जो क्षति होता है हिस्टैरिसीस क्षति, गर्म हो जाएगा ईडी धारा क्षति। ये भी ताम्र क्षति में क्रोड गर्म हो जाता है, क्वाइल गर्म हो जाता है तो कहते हैं कौन क्षति हो रहा है? ताम्र क्षति। बोलो ना, इसी को कम करने के लिए हम लोग लेमिनेशन करते हैं। क्या करते हैं मेरे दोस्त? क्या करते हैं? लेमिनेशन करते हैं। क्या करते हैं? यही मामला है क्षति करे। तेरी आंखों के साए में आकर झिलमिलाए, मैं वो खुशबू नहीं जो। बता, ट्रांसफार्मर समानांतर में चलेगा, सेम फेज अनुक्रम होना चाहिए। बोलो ना दे। वोल्टेज, पोलैरिटी, प्रति इकाई इंपिडेंस, एनएस बाय एनपी बराबर वीएस बाय वीपी बराबर आईपी बाय आईएफ। ये दोनों उल्टा ना होता है, एफ फॉर सेकेंडरी या पी फॉर प्राइमरी। ट्रांसफार्मर की दक्षता आउटपुट बाय इनपुट गुना 100, किलोवाट बटा किलोवाट प्लस ताम्रहानि प्लस लोहानी गुना 100। व्यावहारिक प्रयोग में ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किससे? बोलो ने, रेटिंग किसी भी उपकरण के जीवन काल पर निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर की क्षतियों के कारण ऊष्मा पैदा होने के साथ साथ उसका चालक आवरण नष्ट हो जाता है तथा वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो जाती है। अब 500 केवीए से कम होगा तो वायु द्वारा ठंडा हो जाएगा। 2000 से लेकर 20,000 तक का जो ट्रांसफार्मर होगा स्टार डेल्टा संयोजन में होगा, उसे कौन ट्रांसफार्मर कहते हैं? पावर ट्रांसफार्मर। हाई टेंशन ट्रांसफार्मर कितना केवीए? 15,000 केवीए से अधिक। बोलो ने, यहां पर फॉर्मूला हम लिखे थे, ईएमएफ बराबर 4.445 FN, याद है? बोलो ने, उच्च वोल्टेज एवं उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मर किसमें जुड़े होते हैं? स्टार स्टार। रेतीले अथवा पर्वतीय क्षेत्रों में प्रयोग होने वाले ट्रांसफार्मर किसमें? स्टार इंटर। इंटर स्टार में सर पैरेलल में उतने ही कॉइल्स जुड़े हुए होते हैं।
फिर हमने कहा था इंटर स्टार संयोजन में प्रत्येक वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में उसकी टर्न्स के तुल्य अतिरिक्त वाइंडिंग संयोजित होती है। ट्रांसफार्मर के वोल्टेज नियमन का फॉर्मूला होता है VNL माइनस VFL बटा VFL गुना 100। आदर्श ट्रांसफार्मर के शून्य लोड पर प्राथमिक कुंडली में धारा IP और EP कितना डिग्री से पिछड़ जाता है? आदर्श ट्रांसफार्मर का लोड प्राथमिक कुंडली में धारा IP और EP में कितना डिग्री से पिछड़ता है? ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में सदैव एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ होता। प्राथमिक कुंडली द्वारा लिया गया शून्य लोड करंट दोनों धाराओं का क्या जोड़ होता है? जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी लोडेड हो तो ट्रांसफार्मर का फ्लक्स अस्थिर रहेगा और प्राइमरी की धारा प्रभावित। ट्रांसफार्मर में शून्य लोड धारा क्रोड के चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के साथ साथ शून्य लोड पर लोह क्षतियों का वहन करता है। EP और EF सेम फेज में होता है। शून्य लोड पर EP और VP 180 डिग्री, पूर्ण लोड पर ट्रांसफार्मर में पूर्ण दक्षता में न्यूनतम हानि होगा कि अधिकतम हानि होगा? ओपन टेस्ट के लिए प्राथमिक और द्वितीय किसी एक को ओपन रखते हैं। आप शॉर्ट सर्किट में सेकेंडरी लो वोल्टेज वाला को शॉर्ट सर्किट करते हैं कि हाई वोल्टेज वाला? शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है कॉपर लॉस के लिए, ओपन सर्किट टेस्ट होता है आयरन लॉस के लिए। क्यों? क्योंकि ओपन सर्किट में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता और आयरन लॉस में विद्युत धारा का कोई काम नहीं है, वो लोड से मुक्त होता। गैसकिट लीकेज होने देगा कि लीकेज नहीं होने देगा? वेरी गुड। शॉर्ट सर्किट परीक्षण के लिए निम्न वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करेंगे। ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्च होती है क्योंकि इसमें घर्षण और विंडेज क्षतियां। ट्रांसफार्मर की सारी दिन की दक्षता प्रतिदिन उपयोग बटा प्रतिदिन सप्लाई गुना कितना? 100। शून्य भार ट्रांसफार्मर की प्रकृति, मतलब सर सेकेंडरी से कोई लोड नहीं होगा तो उसे हम शून्य भार कहेंगे। ट्रांसफार्मर के शून्य लोड अवस्था में प्राथमिक धारा का मान पूर्ण लोड अवस्था का कितना % होता है? एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर का आउटपुट बढ़ा सकता है। एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर आउटपुट पावर को बढ़ा सकता है कि नहीं बढ़ा सकता? लेकिन एम्पलीफायर यदि 3 फेज डेल्टा में 1 फेज चला जाएगा तो कितना % शक्ति देगा? अब बकहोल रिले एक्सप्लोजन वेंट छोटा ट्रांसफार्मर होता है रे। अरे छोटा ट्रांसफार्मर बकहोल रिले है, एक्सप्लोजन वेंट है, ब्रीदर है। वेरियक 8 से 10 टैपिंग वाला होता है, वोल्टेज को अप डाउन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बोलेंगे ट्रांसफार्मर में तापमापी का उपयोग मेन टैंक में होता है कि कंजर्वेटर में? ट्रैप ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन के लिए द्वितीय कुंडली में कई माध्य सिरे होते हैं, ये वाले जिसको हम टैपिंग्स के नाम से जानते हैं। अब पोर्सिलिन बुसेज का काम क्या है? तार को बॉडी से अलग करना ना। ट्रांसफार्मर की दोनों कुंडलियां एक दूसरे से इंडक्टिवली प्रेरण के द्वारा जुड़ी होती है। शीतलीकरण हम तरह बहुत बढ़िया से पढ़ा दिए हैं। बोलो रे, यहां से एक बार कर लेगा, ये आधा पेज बचा हुआ होगा, उसको रिवीजन कर लो। अगले क्लास से हम लोग इसका सर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डिस्कशन जरूरी है, 15 क्वेश्चन रहेगा इसी से। थैंक यू वेरी मच।